बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें। नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो आपका स्वागत है फिर से एक बार इस बेहतरीन सीरीज में, जिसका हमने नाम रखा है बायो बेसिक विथ विशाल। और ये सीरीज का दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहले तुम चश्मा बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्या। तो इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बेसिक बात को समझा था, जैसे कि कोशिका क्या होता है, और उससे भी पहले हमने साइंस का इतना बेसिक जाना था कि विज्ञान किन शब्द के मिल से बना है। तो हमने जाना था लैटिन शब्द से मिलने से बना है साइंसिया। तो ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो सबसे पहला आपका फर्ज है, सबसे पहला कर्तव्य है कि आप उस वीडियो को देखें। तो उसका वीडियो कहां मिलेगा भैया? तो उसका वीडियो मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए सबसे पहले हम आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ करने से पहले आपको कुछ बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कोशिका को लेकर आपको हमने दो बात बताया था। कोशिका के बारे में हमने आपको दो बात बताया था। पहला बात था कि कोशिका को हम जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर आपने ये नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा। अभी के लिए आप ये रखो याद कि कोशिका को जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और दूसरा बात हमने जाना था कि जो सभी जीव होते हैं, सभी के सभी जीव, चाहे वह प्लांट हो या फिर वह एनिमल हो, वह कोशिका से मिलकर बना होता है। और इसी को यह दुनिया कोशिका सिद्धांत के नाम से जानती है। इसे यह दुनिया क्या कहती है? तो इसे ही यह दुनिया कोशिका सिद्धांत के नाम से जानती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कोशिका सिद्धांत क्या होता है, तो कोशिका सिद्धांत में आपको दो बातों का जिक्र करना है। पहला कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा कोशिका को जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। इस कोशिका सिद्धांत के बारे में एक बात आपको बता दे। इस कोशिका सिद्धांत का एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? तो इस कोशिका सिद्धांत का एक ही ड्रॉबैक था। जब इनसे पूछा गया, या जो कोशिका सिद्धांत को दिए थे कि एक बात बताइए कि जो नए कोशिका होते हैं वह कैसे बने होते हैं, तो यह कोशिका सिद्धांत इस बात को नहीं बता पाया कि नए कोशिका कैसे बने होते हैं। तो इस समय एक साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चॉ, या कोई कोई इन्हें रुडोल्फ विर्को भी बोल देता है। तो एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चॉ या रुडोल्फ विर्को। ये वह साइंटिस्ट हैं जो कोशिका सिद्धांत को एक नया रूप दिए थे। इन्होंने यह बताया कि नए कोशिका कैसे बने होते हैं। तो इस नए कोशिका का आंसर ये कुछ इस प्रकार से दिए थे। वो बोले थे ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सभी नए कोशिका अपने पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो ये रुडोल्फ विर्चो वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के रूप को चेंज किया और रूपांतरित कोशिका सिद्धांत को दिया। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत में आपको तीन बातें याद रखनी है। पहला तो ये दोनों कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और तीसरा बात आपको ऐड कर देना है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात नए कोशिका अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये रही कुछ बेसिक बात। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोशिकांग के बारे में, कि आखिरकार कोशिकांग होता क्या है, पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, अपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोसोल का मतलब क्या होता है। अगर इस टर्म से आपको अभी तक दिक्कत होता आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, इस लेक्चर को पूरी देखें, और मैं आशा करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकांग की। कोशिकांग पे मूव करने से पहले हमें एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं अंग। इस अंग पे डिस्कस करते हैं। अगर आप अंग को जान जाओगे तो आप कोशिकांग को भी जान जाओगे। अगर हम आपको बोले कि 5 अंग का नाम बता सकते हो, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करोगे और 5 अंग का नाम बताओगे। तब तक यहाँ पे हम आपके सामने कुछ अंग को दिखाते हैं।
जैसे हम बात करें अपने दिल की, किसके दिल की भाई? अपने दिल की। तो ये जो हमारा दिल है ये भी एक प्रकार का ऑर्गन है जिससे हम लोग बोलते हैं हृदय। हृदय क्या है? एक प्रकार का अंग है। ऐसे ही हम बात करें अगर लीवर की, लीवर जिसे आप यकृत बोलते हो, अगर हम बात करें लीवर की जिसे आप यकृत बोलते हो, यह भी एक प्रकार का अंग है। ऐसे ही हम बात करें किसका? ऐसे ही हम बात करें किडनी, वृक्क, तो ये भी एक प्रकार का अंग है, ये वृक्क। और ऐसे ही हम बात करें फेफड़ा का, तो फेफड़ा भी एक प्रकार का क्या है? फेफड़ा भी एक प्रकार का अंग है। एक यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा यकृत। इस यकृत का एक और नाम है, इस यकृत को ही हम लोग बोलते हैं जिगर। इस यकृत का एक और नाम है जिगर। तो आप अभी तक शायद हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग आप अभी तक इस दिल को जिगर समझ रहे थे, लेकिन जिगर किसका नाम है? जिगर लीवर का नाम है। तो इस जिगर का एक और नाम है यकृत, और इस यकृत को ही हम बोलते हैं जिगर। इस वृक्क को ही हम लोग बोलते हैं गुर्दा। नाम सुने होंगे किडनी, गुर्दा, तो ये वृक्क ही है जिसे हम लोग गुर्दा बोलते हैं। ये क्या बनवाए हो भैया? ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप इस हृदय के आकार को देखो, इस यकृत के आकार को देखो, इस वृक्क के आकार को देखो, और इस फेफड़ा के आकार को देखो। जब इन चारों अंग के आकार को देखोगे तो आप पाओगे इन चारों का आकार अलग अलग है। इन चारों का आकार क्या है? इन चारों का आकार जो है वह अलग अलग है। तो पहला तो बात यह हो गया कि अंग का आकार अलग होता है। दूसरा बात देखो, क्या जो ये हृदय काम करता है वही काम इस यकृत का होता है? नहीं। क्या जो यकृत काम करता है वही काम इस वृक्क का होता है? नहीं। क्या जो वृक्क काम करता है वही काम इस फेफड़ा का होता है? नहीं। अर्थात इन सभी के जो कार्य होते हैं, इन सभी के जो कार्य होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इन सभी के जो कार्य होते हैं वह अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं भाई? वह अलग अलग होते हैं। कोई दिक्कत? तो अंग शरीर के अंदर की ऐसी संरचना है जिसका आकार भी अलग होता है और इनके कार्य भी अलग होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जैसे कोई अंग है, वैसे ही कोशिका के अंदर के जो अंग है उसे हम लोग कोशिकांग बोल देते हैं। कोशिका के अंदर के अंग को कोशिकांग बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग है, जैसे अंतःप्रदवी जालिका एक प्रकार का कोशिकांग है, जैसे राइबोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है, जैसे लाइसोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है, जैसे केंद्रक एक प्रकार का कोशिकांग है। आइए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। तो क्या जैसे अंग का आकार और कार्य अलग अलग होता है, वैसे कोशिकांग के भी आकार और कार्य अलग अलग होता है? यस, हाँ, कोशिकांग के भी आकार और कार्य अलग अलग होते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ये देखो, अंग शरीर के वे विशेष संरचना जिनका एक निश्चित आकार होता है, आकार होता है, और जो कोई विशेष कार्य करती हैं उन्हें अंग कहते हैं। अर्थात शरीर के अंदर के वे संरचना जिनका आकार भी निश्चित हो और जो अलग अलग कार्य करती हैं उन्हें हम अंग बोल देते हैं। जैसे यकृत हमारा अंग है, वृक्क हमारा अंग है, फेफड़ा हमारा अंग है, हृदय हमारा अंग है, ये सभी अंग है। ऐसे में बात करें कोशिकांग की, तो ये देखो, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विशेष भाग या अंग जो अलग अलग कार्य करती हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग भी आइडिया आपको लग गया होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। यहाँ पे कभी कभी आप देखोगे कोशिकांग के प्रकार के बारे में। कोशिकांग के प्रकार झिल्ली के आधार पर, अर्थात उसके बाहर जो कवरिंग होता है, उसके बाहर जो परत होता है, उसके आधार पे कोशिकांग को हम बेसिकली 3 भाग में बांट देते हैं। जैसे आप कहीं कहीं देखोगे यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, यह झिल्ली रहित कोशिकांग होती है, यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। तो कौन वह कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? कौन वह कोशिकांग है जिनमें किसी प्रकार की झिल्ली उपस्थित नहीं होती? कौन वह कोशिकांग है जिनमें एक प्रकार की झिल्ली उपस्थित होती है? तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप इतना लिखिएगा, और या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कोशिकांग के प्रकार का। आगे हम लोग बात करते हैं कोशिकांग के प्रकार का। टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल। बोर्ड पर बाबू देखेंगे सभी कोई। और एक और बात, कॉपी कलम के साथ देखेंगे, ऐसे नहीं कि सोए सोए देख रहे हैं।
कोशिकांग के प्रकार साथ साथ लिखते रहेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 90% चीज आपको लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा, 10% ही हम पीपीटी या स्लाइड के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। 90% चीज आपको अपने आपके सामने हाथ से लिख कर हम आपको पढ़ाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने बताया कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। पहले वैसे कोशिकांग जिनके बाहर दोहरी झिल्ली संरचना पाई जाती है, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दूसरा होता है झिल्ली रहित कोशिकांग, मतलब इनके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन क्या होता है आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल कहने का मतलब है एक झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब भैया ये तो हो गया कोशिकांग के प्रकार, लेकिन आप क्या इसका एग्जाम्पल बता सकते हो मास्टर? एकदम बता सकते हैं। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन वह कोशिकांग है जिनके बाहर 2 झिल्ली देखने को मिलता है। तो आप नाम सुने होंगे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। ऐसे ही आप नाम सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा कोशिकांग है जिसके बाहर 2 लेयर होता है, 2 परत होता है। ऐसे नाम सुने होगा प्लास्टिड का। प्लास्टिड को हम बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक। जैसे आप हरित लवक का नाम सुने होगा क्लोरोप्लास्ट का। तो ये भी कोशिकांग है, अर्थात कोशिका के अंदर उपस्थित अंग है जिनके बाहर 2 झिल्ली उपस्थित होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें झिल्ली रहित कोशिकांग का, तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। झिल्ली रहित में आपको याद रखना है राइबोसोम का। किसका नाम याद रखना है? राइबोसोम। तो राइबोसोम वह कोशिकांग है जिसके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दूसरा है हमारे पास सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम भी कोशिका के अंदर के वे कोशिकांग है जिनके बाहर कोई भी लेयर नहीं पाई जाती। ऐसे ही हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी एक प्रकार का कोशिकांग है जिसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। अगर हम एकल झिल्ली की बात करें तो इनके अलावा जो भी आपको कोशिकांग ध्यान में आ रहे हैं, वे सभी के सभी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जैसे हम बात करें लाइसोसोम का, तो ये जो लाइसोसोम आपको दिखाई दे रहा है ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ऐसे ही हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, जिसे आप बोलते हो अंतःप्रदवी जालिका, तो ये भी वह कोशिकांग है जिसके बाहर एक झिल्ली उपस्थित होता है, रेक्टिकुलम। तो ये हुआ कोशिकांग के प्रकार। कोशिकांग के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के। कथी के आधार पर? तो झिल्ली के आधार पे। अगर उनके बाहर 2 झिल्ली है तो उसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, अर्थात ऐसे ये एक झिल्ली और ये दूसरा, तो इसको बोलते हैं उनके दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये लाइसोसोम में क्या होगा? एक झिल्ली होगा, ऐसे। इसको बोलते हैं उनके एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और उनके क्या क्या उदाहरण है ये भी हमने अभी बहुत ही प्यार से देखा। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है झिल्ली। आइए इस झिल्ली का मतलब समझते हैं। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का मतलब होता है भैया, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। बाबू एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है ये अलग लेवल का कंसेप्ट आपको लगेगा। और हमने कि ये नहीं कि हम ये पढ़ेंगे किसे कहते हैं उसे कहते हैं, किसे कहते हैं उसे कहते हैं। इस भाषा का तो रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उस शब्द का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि आखिरकार वह शब्द कहना क्या चाहता है। तो हम रटेंगे भी, लेकिन रटेंगे कब? समझ के। कोई बोलता है कि रट्टू मल नहीं बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, ये गलत बात है। रट्टू तोता बनना है। आपका याददाश्त अगर ठीक है तो आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। अगर मान के चलो आपको डॉक्टर लिखा कि ये 5 बजे दवा खाना है, ये 7 बजे दवा खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है, क्या अगर आप इसको रटोगे नहीं,
याद नहीं करोगे तो क्या आप दवा को टाइम पे ले पाओगे क्या? तो रटना जरूरी है, लेकिन रटने से पहले समझना जरूरी है कि ये दवा का काम क्या है। ये दवा का काम क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। और मेम्ब्रेन, आप मेम्ब्रेन क्या सुने होगे? आप एक सुने होगे झिल्ली के बारे में। सबसे पहले आप सुने होगे पारगम्य झिल्ली के बारे में, कि पारगम्य झिल्ली क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे पारगम्य झिल्ली क्या होता है, पहले पहले तो हम पारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको देखते हैं। तो पारगम्य झिल्ली को हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन को हम पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अच्छा, पारगम्य झिल्ली पढ़ने से पहले आपको हम एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। वह कंसेप्ट है, वह किसका कंसेप्ट है आइए हम आपको बता देते हैं कि वह आखिरकार कंसेप्ट है तो है किसका। इधर हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। वह कंसेप्ट है पहला विलेय का। विलेय क्या होता है? विलेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और दूसरा कंसेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं विलायक का। विलायक, विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसे देखा जाए तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हमें पारगम्य झिल्ली समझाना है, अर्ध पारगम्य झिल्ली समझाना है, अपारगम्य झिल्ली समझाना है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली समझाना है। तो इसके लिए आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। आइए पहले हम इसको समझते हैं। मानो ये एक प्रकार का ग्लास है। क्या है? ग्लास है। और इस ग्लास में हम चीनी और पानी का शरबत बना रहे हैं। तो ये है पानी। क्या है? ये है पानी। और इस पानी में हम चीनी के कण को डाल दिए। क्या डाल दिए? तो ये बन गया एक प्रकार का, ये बन गया एक प्रकार का शरबत। क्या बन गया भाई? शरबत। और इस शरबत को ही हमने के केमिस्ट्री के भाषा में विलयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विलयन बोल देते हैं। और इस विलयन को ही हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोल देते हैं। और इसी को यह दुनिया, विलयन को ही यह दुनिया कोई घोल का नाम दे देता है। तो चाहे आप शरबत बोलो, चाहे आप विलयन बोलो, चाहे आप घोल बोलो, आप कहना एक ही चीज को चाहते हो, ये सॉल्यूशन को। तो शरबत का मतलब चीनी और पानी से मिले चीज को हम शरबत बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ये पानी, और दूसरा कंपोनेंट दिखाई दे रहा है चीनी। तो इस विलयन के मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। पहले हम बता देते हैं कि इसमें विलेय कौन है, विलायक, उसके बाद हम समझाते हैं विलेय और विलायक का कंसेप्ट। इसमें जो चीनी है, इसमें जो चीनी है वह हमारा विलेय है, और जो पानी है वह हमारा विलायक है। तो आप पूछोगे कि भैया आपको कैसे पता चला कि ये विलेय है और ये विलायक है? तो समझो, सॉल्यूशन में, विलयन में, घोल में या शरबत में आपको जौन चीज का मात्रा ज्यादा दिखाई दे उसे आप विलायक बोल दोगे, और जो कम मात्रा में दिखाई दे उसे आप विलेय बोल दोगे। जैसे चीनी पानी का अगर शरबत बनाया जाए तो एक बात बताओ, इसमें ज्यादा मात्रा में पानी रखोगे कि ज्यादा मात्रा में चीनी? तो मास्टर ज्यादा मात्रा में हम पानी रखेंगे, तो ज्यादा मात्रा में पानी वह विलायक हो गया, और कम मात्रा में जो चीनी है वह विलेय हो गया। ठीक है? नहीं समझ में आया? चलो एक और बात, सॉल्यूशन आपको जैसा दिखाई दे, सॉल्यूशन अर्थात विलयन आपको जैसा दिखाई दे उसे आप विलायक बोल देना, और जैसा दिखाई नहीं दे उसे आप विलेय बोल देना, या जो आपको दिखाई नहीं दे। अगर हम चीनी और पानी को घोलेंगे तो हमारा जो शरबत है वह चीनी की तरह दिखाई देगा कि पानी की तरह दिखाई देगा? बताओ भैया, पानी की तरह दिखाई देगा। तो जब पानी की तरह दिखाई देगा तो जो हमारा पानी है वह विलायक हो गया, और जो चीनी है वह विलेय हो गया। हमारे अकॉर्डिंग ये विलेय और विलायक वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप बताना, अगर हम नींबू और पानी का घोल बनाए तो उसमें नींबू क्या है और पानी क्या है? कमेंट करके आप आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ। और यहां तक आपका
कंसेप्ट क्लियर है तो अल्ताफ सर जो बोलते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो तो आप हैशटैग मक्खन लिखें, तो वैसे ही अगर आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट में हैशटैग मक्खन लिखिएगा। और हैशटैग मक्खन लिखने से पहले आपको यह बताना है नींबू और पानी के घोल में विलेय कौन है और विलायक कौन है। विलेय और विलायक के लिए हम 3 कंसेप्ट आपको सिखाए हैं। चलिए, आपको विलेय और विलायक का आइडिया लग गया होगा। चलिए हम भी बता देते हैं। नींबू और पानी का अगर घोल देखोगे तो सबसे पहला कंसेप्ट सीखो, आपको घोल कैसा दिखाई देगा? क्या नींबू की तरह दिखाई देगा या फिर पानी की तरह? तो मास्टर पानी की तरह, तो पानी विलायक हो गया और नींबू विलेय हो गया। दूसरा कंसेप्ट सीखो, आपको ये घोल नींबू और पानी का कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? इसमें ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है कि ज्यादा मात्रा नींबू है? तो ज्यादा मात्रा में पानी, तो जो ज्यादा मात्रा में उसे हम विलायक बोल देते हैं। चलो, ये आइडिया है तो इस चीज को हम हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? इस चीज को हम हटा देते हैं। अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे। अगर हमें इस झिल्ली को अगर पारगम्य झिल्ली बोलना है तो इसको पारगम्य झिल्ली कब बोलेंगे? जब इस झिल्ली से होकर विलेय के कण, किसके कण? विलेय के कण और विलायक के कण, किसके कण? विलेय और विलायक दोनों के कण इस झिल्ली से होकर क्रॉस कर जाएं तो ऐसे झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। जैसे आप चना का सब्जी खाए होगे, चना का सब्जी, तो जब चना की सब्जी खाते हो तो जब चना देखोगे तो चना के अंदर भी नमक का मात्रा चला गया रहता है और पानी से वो पूरा अंकुरित हो गया रहता है, भीग गया रहता है, फूल गया होता है, स्वेल कर गया होता है। तो आपसे हम पूछे जो चना का बाहरी परत है वह झिल्ली पारगम्य है कि अर्ध पारगम्य है कि अपारगम्य है? तो आप बोलेंगे पारगम्य। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला के कण अर्थात विलेय भी गए और पानी अर्थात विलायक भी गया, तो वह जो झिल्ली है वह है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का तात्पर्य वैसे झिल्ली से है जिसको विलेय और विलायक दोनों क्रॉस कर जाते हैं, तो उसे हम पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ऐसे ही एक और है जिसे हम बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली को हम इंग्लिश में एक शब्द देते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बुआ? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन किसे बोलेंगे? अगर हमें इस झिल्ली को इम्परमिएबल बोलना है, क्या करना है? अगर हमें इस झिल्ली को इम्परमिएबल बोलना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस झिल्ली से होकर ये विलेय क्रॉस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। अगर क्रॉस दोनों के दोनों कर गया तो उसे हम बोलते हैं पारगम्य। अपारगम्य नहीं बोलेंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी क्रॉस नहीं करे, ना ही विलेय करे और ना ही विलायक करे, तब ऐसी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली। अगर हम बोले इसका जो बाहर का लेयर है, बाहर की जो झिल्ली है वो अपारगम्य है, अर्थात इसको ना ही विलायक क्रॉस कर सकता है और ना ही इसे विलेय कर सकता है। और विलेय विलायक क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आप वीडियो को पीछे करो और देख सकते हो। तो इसे आप नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और आगे हम बात करते हैं अपारगम्य हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली का। क्या बात करते हैं? 3 नंबर में हम बात करते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब भैया अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब केमिस्ट्री में भी इसका यूज होगा। इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी बच्चे को लग रहा होगा कि बायोलॉजी में पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ना तो है, क्योंकि हम आपको बोले थे कि बायोलॉजी आप 8th 9th 10th 11th 12th किसी का भी बुक उठाकर देखोगे और इसमें शब्द का मतलब खोजने जाओगे तो ये बेसिक उन हर टर्म को कवर कर चुका होगा। 10th तक तो 100% या 95% टर्म को हम कवर कर लेंगे। 11th 12th थोड़ा हार्ड हो जाएगा या लेवल अप हो जाएगा तो हम वह टर्म नहीं कवर करेंगे।
तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बायोलॉजी में है? कहाँ है, हम बताएंगे आपको। तो सेमी परमिएबल, अगर हम इस झिल्ली को सेमी परमिएबल बोलना है तो कब इसको बोलेंगे? जब इससे कौन कौन, एक है विलेय और एक होता है विलायक। अगर विलेय और विलायक दोनों के दोनों क्रॉस करे गए तो उसको हम बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। अगर दोनों में से कोई क्रॉस नहीं किया तो उसको हम बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली। और केवल विलायक क्रॉस करे, विलेय हमारा क्रॉस नहीं करे, केवल और केवल विलायक करे और विलेय हमारा क्रॉस नहीं करे, तो ऐसे झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या विलेय क्रॉस नहीं करता है? नहीं, मतलब नहीं करता है, केवल और केवल विलायक करता है। विलायक मतलब लिक्विड वाला पार्ट करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे हम समझा देते हैं, इसको थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। और एक और यहाँ पे एक झिल्ली होता है जिसे हम बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। 4 नंबर में हम देख लेते हैं चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पारगम्य झिल्ली हम कवर कर लिए, अर्धपारगम्य कर लिए, अपारगम्य कर लिए। अब ये किसका नाम है भाई? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य क्या होता है? तो आओ इसको हम समझाते हैं। मान लो ये विलेय है, क्या है? विलेय। और ये विलेय के छोटे छोटे कण हैं, क्या है? कण। ये विलायक के कण है, ये विलायक, सॉरी ये भी विलेय के कण है। और ये हमारा विलायक का कण है, विलायक, ये विलायक के कण हो गए और ये भी विलायक के कण हो गए। क्या हो गया? विलायक कण हो गए। तो हम कब इसको चयनात्मक पारगम्य बोलेंगे? अगर इससे ये विलेय के कण क्रॉस कर जाए, ये विलायक के कण क्रॉस कर जाए, ये नहीं करे, यहां पे देखो ये विलेय भी क्रॉस कर रहा है और विलायक भी क्रॉस कर रहा है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भैया जब ये विलेय भी क्रॉस कर रहा है और विलायक भी क्रॉस कर रहा है तो क्या हम इसे पारगम्य झिल्ली नहीं बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो यहाँ पे क्या सारा के सारा विलेय कर रहा है पार? क्या सारा के सारा विलायक क्रॉस कर रहा है? तो नहीं, कुछ ही विलेय के कण हैं जो क्रॉस कर रहे हैं या कुछ ही विलायक के कण हैं जो क्रॉस कर रहे हैं। अर्थात विलेय और विलायक क्रॉस तो करता है लेकिन सभी विलेय या फिर सभी विलायक क्रॉस नहीं करता है। अर्थात चुन चुन कर झिल्ली से बाहर भेजा जाता है। वैसे झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई पूछे पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है? तो पारगम्य झिल्ली कहने का मतलब है वैसे झिल्ली जिससे सॉल्यूट भी क्रॉस कर जाए और जिसे सॉल्वेंट भी क्रॉस कर जाए उसे हम पारगम्य बोलते हैं। दोनों में से कोई क्रॉस नहीं करे उसे हम अपारगम्य बोलते हैं। केवल सॉल्वेंट करे उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य। और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों करे लेकिन सभी नहीं करे उसको हम बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। अब ये चयनात्मक पारगम्य का आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब हम बात करने वाले टर्म का जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म, एक टर्म है साइटोप्लाज्म जिसे आप कोशिका द्रव बोलते हो, और एक टर्म है साइटोसोल। आखिरकार ये साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? आइए हम इसे एक अलग स्लाइड में देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देखते हैं। क्या आप रसोगुल्ला खाए हो? रसोगुल्ला खाए हो? नहीं, रसोगुल्ला तो नहीं खाया भाई। ये एक प्रकार का कटोरी है, बाउल है, और इस कटोरी में बाउल में
हमने 4 रसोगुल्ला को रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? 4 रसोगुल्ला। और ये रसोगुल्ला रस से भरपूर है, अर्थात इसमें चाशनी भी भरपूर मात्रा में है। क्या है? इसमें चाशनी भी भरपूर मात्रा में है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चाशनी है। क्या है? चाशनी। और ये जो दिखाई दे रहा है ये रसोगुल्ला है। क्या है? रसोगुल्ला है। क्या हम आपको रसोगुल्ला खिलाने आए हैं? नहीं, हम आपको साइटोसोल का मतलब समझाने आए हैं। मानो ये कटोरी एक प्रकार की कोशिका है और कोशिका के अंदर रखा हुआ रसोगुल्ला कोशिकांग है, और ये कोशिकांग चाशनी में जैसे तैर रहे होते हैं वैसे ये चाशनी को हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। तो कोशिका के अंदर जो तरल वाला भाग होता है, केवल तरल वाला भाग को हम लोग साइटोसोल बोलते हैं, और इसी साइटोसोल के अंदर रसोगुल्ला तैर रहा है जैसे, वैसे ही कोशिकांग तैरते रहते हैं। और कोशिकांग क्या होते हैं ये हमने आपको बता रखा है। इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे आप कभी भोज में गए हो तो वहां पे मिलता है पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर, तो जैसे अगर पालक पनीर में से पालक को चुन चुन कर कोई खा जाए, केवल पालक बचे, तो इस पालक को हम लोग साइटोसोल बोल देंगे, और इस पनीर को हम लोग क्या बोल देंगे? कोशिकांग बोल देंगे। आइए इसको हम अलग तरीका से समझाते हैं। अगर हम एक कोशिका को ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक प्रकार की कोशिका है। क्या है? ये एक प्रकार की कोशिका है। अगर ये कोशिका की बाहरी जो परत है यह सेल वाल हो, क्या हो? सेल वाल हो, तो आप बताओ ये कोशिका प्लांट की है या कोशिका एनिमल की है? अगर कोशिका के सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है तो वह पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दोगे। तो इसका आंसर है ये पादप कोशिका है, क्योंकि पादप का यूनिक फीचर होता है कि उसके बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। तो ये है कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति के अंदर एक लेयर होता है, हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर हमारा कोशिकांग उपस्थित होता है। तो ये है कोशिकांग, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्जी बॉडी, और इसी में जैसे चाशनी था वैसे इसमें क्या भरा होगा? साइटोसोल भरा होगा। क्या भरा होगा? साइटोसोल। तो ये हो गए साइटोसोल। ये कौन प्लांट है? ये प्लांट सेल है। क्या है? ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका है। अगर आप पादप कोशिका में से रिमूव सेल वाल को कर दो, किसको हटा दो? सेल वाल को रिमूव कर दो। रिमूव मतलब हटा दो। सेल वाल को रिमूव कर दो तो जो संरचना बच जाएगा, इससे जो संरचना बच जाएगा, जैसे ये बचेगा, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है हमारा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, इसके अंदर हमारा क्या है भाई? इसके अंदर गोल्जी बॉडी है, और सारे कोशिकांग होंगे, और इसके अंदर साइटोसोल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? साइटोसोल। तो ये जो हमारे पास संरचना बच गया, इस संरचना को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो क्या प्रोटोप्लास्ट में सेल वाल उपस्थित होता है? नहीं। तो क्या जंतु कोशिका को प्रोटोप्लास्ट बोला जा सकता है? एकदम बोला जा सकता है। क्यों नहीं बोला जा सकता है भाई? बताओ, क्यों नहीं बोला जा सकता है? बोला जा सकता है। तो अगर पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को रिमूव कर दिया जाए और जो हमें संरचना प्राप्त होता है उससे ही हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे ही हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम साइज में छोटा कर लेते हैं, इसे ही प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब आगे इस प्रोटोप्लास्ट में से अगर रिमूव कर दिया जाए, क्या रिमूव कर दिया जाए? अगर इस प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आगे आने वाले लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये होता है अगर रिमूव कर दें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इस पे रिमूव कर दें, क्या कर दें, तो कैसा संरचना प्राप्त होगा? आइए इसको हम आपको दिखाते हैं।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हट जाएगा, अब बचेगा केवल और केवल ये कोशिकांग है। ये हो गया गोल्जी बॉडी, और यहां पे हमारा होगा साइटोसोल। ये हो गया साइटोसोल। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करते हैं प्रोटोप्लास्ट से, तो जो हमें संरचना प्राप्त होगी उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसे आप बोलते हो जीव द्रव्य। क्या बोलते हो? जीव द्रव्य। उसे आप क्या बोलते हो? जीव द्रव्य बोलते हो। ऐसे ही अगर इस जीव द्रव्य में से हम रिमूव कर दें, क्या रिमूव कर दें? इसमें से अगर हम रिमूव कर दें न्यूक्लियस को, किसको रिमूव कर दे भैया? अगर इसमें से हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दे तो जो हमारे पास संरचना बचेगा, क्या बचेगा? ये न्यूक्लियस हट गया तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बचेगा, ये गोल्जी बॉडी बचेगा, और सारे कोशिकांग बचेंगे, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग और बचेगा इसमें साइटोसोल। क्या बचेगा? साइटोसोल। ये तरल भाग बचेगा, ये साइटोसोल। तो ये साइटोसोल बचेगा और ये अंग बचेंगे। तो इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर से रिमूव कर दिया जाए सारा के सारा सेल ऑर्गेनेल को, सभी के सभी कोशिकांग को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो जो संरचना बचेगा उसे हम लोग बोल देते हैं साइटोसोल। और ये साइटोसोल केवल और केवल लिक्विड वाला भाग बच गया, इसको हम बोल देते हैं साइटोसोल। तो अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताना, ये साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल मतलब कोशिका के अंदर उपस्थित जो सरल तरल पदार्थ होता है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। क्या साइटोसोल में कोशिकांग भी आएगा? नहीं, नहीं आएगा। इसका डिफिनेशन आपको दिखाते हैं, आइए। ये देखो प्रोटोप्लास्ट, अभी हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? आइए, वही बात लिखा होगा यहाँ पे। पौधों की कोशिका से यदि कोशिका भित्ति हटा दी जाए तो जो हिस्सा बचता है वह प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। यही बात यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि अगर पौधों की कोशिका से हम लोग कोशिका भित्ति रिमूव कर दे तो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। यही बात हम लोग लिखे हैं। दूसरा, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका का संपूर्ण जीवित भाग जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों शामिल होते हैं। देखो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी शामिल है और साइटोप्लाज्म भी शामिल है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है भाई, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। आइए आगे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाया जाने वाला अर्ध तरल पदार्थ को हम लोग कोशिकांग, जिसमें कोशिकांग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, ये डिस्कस किए, ये साइटोप्लाज्म क्या रिमूव कर दिया हम लोग? न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस नहीं। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? साइटोसोल। देखो कोशिका द्रव का तरल भाग, कोशिका में जो तरल बच गया उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं, जिसमें कोई कोशिकांग नहीं होता, सिर्फ पानी और एंजाइम और रसायन होते हैं। देखो यहाँ पे कोई प्रकार का कोशिकांग उपस्थित नहीं है, जिसे हम लोग साइटोसोल बोल देते हैं। तो ये रहा कोशिकांग का बात। हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया। एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक है जिसे हम अभी के लिए डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। आइए इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ध्यान से देखना बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आप इसके नाम को देखोगे इससे ही आपको आइडिया मिल जाएगा। बहुत बच्चे बस डिफिनेशन रटे होते हैं, जो गलत बात है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और ये हो गया यूकैरियोटिक। आइए अब इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे कॉमन शब्द दिखाई देगा, और वह कॉमन शब्द का नाम है कैरियोटिक। यहां भी कैरियोटिक और यहां भी कैरियोटिक। यह कैरियोटिक शब्द आया है
यह कैरियोटिक शब्द आया है कैरियन से। यह कैरियोटिक शब्द कहां से आया है? यह कैरियोटिक शब्द आया है कैरियन से। किससे? कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रक। तो हो ना हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बेसिकली हमनी के केंद्रक के आधार पर बांटेंगे। बांट सकते हैं, वो आगे की बात है। और यहाँ पे एक और शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। आप सुने होंगे प्रो, पबजी में वो प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर है। प्रो प्लेयर कहने का मतलब पबजी में वह पबजी को बहुत दिनों से खेल रहा है, वह एक्सपीरियंस वाला लड़का है। अर्थात प्रो मतलब पहले, प्राचीन। ऐसे ही अगर हम यू की बात करें तो यू का मतलब होता है भाई ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है सच्चा। तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ, अर्थात किन शब्दों के मिलने से बना है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक दिखे तो आप क्या समझोगे? तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह न्यूक्लियस उपस्थित होता है, क्या नहीं होता है? अगर केंद्रक उपस्थित नहीं होगा तो क्या अनुवांशिक पदार्थ भी उपस्थित नहीं होंगे? अगर अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होंगे तो क्या ऐसे ही बिखरे बिखरे रहते हैं सेल में? क्या ऐसे ही बिखरे बिखरे रहते हैं? तो ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कौन सा लेक्चर में? आने वाले थर्ड लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक नए जोश के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।